दोस्तों, आपकी अपनी पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज का आज चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ करते हैं और जिसका नाम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कृषि और मृदा। ये सारी जो चैप्टर है और जो सीरीज चल रही है ये एनसीईआरटी से संबंधित है और सारे के सारे जो क्वेश्चंस का समावेशन किया गया है ये सब एनसीईआरटी से है, जो कि सीटेट, सुपर टेट यानी यूपी सुपर टेट और केवीएस के लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का समावेशन है। तो प्लीज़ हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए अपनी अपनी नोटबुक और पेन और वन लाइनर ही लिखते चलेंगे और सीरीज़ का 6 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यदि अगर आपको ज़रा सी भी आपकी हेल्प लगती है कि हाँ आपको तो 1 नंबर का भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अत्रिस विद स्टडी अपना यूट्यूब चैनल। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। चमकीली धातु है ग्रेफाइट। चमकीली धातु क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक चमकीली धातु है। यहाँ से पूछ लेगा चमकीली धातु क्या है। ग्रेफाइट एक चमकीली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जो धातुओं में नहीं पाया जाता, वह गुण जो धातुओं में नहीं पाया जाता वो क्या है? वह है भंगुरता। वह धातु जो चुंबक से आकर्षित होती है, वह धातुएं जो चुंबक से आकर्षित होती हैं वो कौन कौन सी धातुएं हैं? नंबर 1 लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये धातुएं हैं जो कि चुंबक को से आकर्षित होती हैं, चुंबक की तरफ चिपक जाती हैं। नेक्स्ट, यहीं से क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा ये वाला कि कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट चुंबक के लिए आकर्षित यानी चुंबक आकर्षित करती है? लोहा तो सबको पता है, निकिल और कोबाल्ट को परेशानी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, निकिल और कोबाल्ट को विशेषकर ध्यान देना। लोहा का तो अधिकतर पता रहता है कि चुंबक जो है लोहे के लिए आकर्षित करती है, पर दूसरा जो एक ऑप्शन आता है वो निकिल है और दूसरा और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मिश्र धातु जिसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर और उपग्रह आदि बनाने में किया जाता है, तो वो क्या है? उसका देखेंगे क्या है ये? डुरालुमिन। क्या है ये? डुरालुमिन। डुरालुमिन वह मिश्र धातु जिसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर और उपग्रह आदि बनाने में किया जाता है, यह है डुरालुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को कर देता है। कैसा कर देता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही सुमेलित है। अब सही सुमेलित की सीरीज है आपके पास। अब कौन कौन सी है? जैसे कि इस्पात। इस्पात जो होता है वो किस मिश्र धातु का संगठन होता है? कार्बन और लोहा का। किसका? कार्बन और लोहा का मिश्र संगठन होता है, जिससे हमारी एक इस्पात बनता है, ये मिश्र धातु तैयार हो जाती है। नंबर बी, पीतल। पीतल किस धातु का संगठन होता है? तांबा एवं जस्ता। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तांबा जो है किस मिश्र धातु का संगठन है? ये तांबा और जस्ते से बनता है पीतल। कांस्य। कांस्य ब्राउज किससे बनता है? तांबा एवं टिन से। यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाती है, ये बच्चे बार बार कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, तांबा और जस्ते में, तांबा और टिन में। तो तांबा और जस्ता बनता है पीतल। पीतल किससे बनता है? तांबा एवं जस्ता से। कांस्य यानी ब्राउंज बनता है तांबा एवं टिन से। कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना किससे बनता है? कृत्रिम सोना बनता है तांबा एवं एल्यूमिनियम से। तांबा एवं एल्यूमिनियम से बनता है कृत्रिम सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको वन लाइनर नोट्स हैं, बस वन लाइनर नोट्स बनाते रहना और जब आपका एग्जाम हो तो बस एक बार पढ़ के चला जाना, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। साधारण नमक और लोहे की छीलन को साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? किस गुण के आधार पर इनको वर्गीकरण यानी कि अलग अलग किया जाता है? विलेयता के।
किसके? विलेयता के गुण के आधार पर इनको अलग अलग किया जाता है। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? ऑक्सीजन तथा नमी। अगर ये दोनों चीज़ हैं, ऑक्सीजन भी है तो नमी भी होगी, मॉइस्चराइजेशन होगा। अगर नमी है तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगी लोहे में। और जंग लग जाएगी तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर जंग लग जाती है लोहे में तो उसका भार बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका सीधी बात है, जब उसमें जंग लगेगी तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलने पर, यहाँ पर मैं आपको कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी कराएंगे। वो कह रहा है मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक तथा रासायनिक जो परिवर्तन होता है मोमबत्ती के जलने पर होता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस की जानकारी दे देते हैं। जिसमें ये तो था ही कि मोमबत्ती का जलने पर परिवर्तन किस में होता है, कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जो आपके लिए यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या ऐसा परिवर्तन है? भौतिक। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बादलों का बनना, चलो मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको और भी कुछ जानकारी यहाँ से देता हूँ, आप लिख लेना। जैसे कि बादल का बनना, बादल का बनना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है ना। दही का जमना, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा आता है कि दही का जमना, दही का जमना, दही का जमना कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन है दही का जमना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जीवों का बड़ा होना रासायनिक परिवर्तन है। कोयले, लकड़ी आदि का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे पानी का बर्फ या भाप बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना या बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से भाप, शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शीशे का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना, कागज का फटना ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। पर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पानी में नमक या चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना मैंने आपको बता दिया। कुछ बात और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ बात जैसे कि यहाँ पर एक बात और भी है, यानी किसी पदार्थ के दोनों परिवर्तन, किसी भी पदार्थ में दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना बताया था और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। पर मोमबत्ती के धागे का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, मोमबत्ती के धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है। परंतु रोटी का पचना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, रोटी का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है। और उस रोटी का पचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। खेतों के किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसके लिए क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का भाग है। निष्पादन, क्या 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 बोला जाता है? निष्पादन।
इसको मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है? चलनी का। किसका? चलनी विधि का। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधि का सही क्रम क्या है? सही क्रम यह है, पहले हम करेंगे उसका अवसादन, फिर निस्तारण, फिर निस्यंदन, फिर वाष्पीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले आएगा पहले अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण। चीनी रेत के मिश्रण को सबसे पहले अवसादन के द्वारा करेंगे, फिर निस्तारण के द्वारा करेंगे, फिर निस्यंदन के द्वारा करेंगे, फिर वाष्पीकरण के द्वारा करेंगे। इसको हम पृथक कर सकते हैं, नमक और रेत के मिश्रण को। आगे क्या है? सही सुमेलित है फल और सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि शहतूत सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता, मतलब उत्पादन होता है? ये होता है पंजाब में। सेकंड, लीची कहाँ सब में ज़्यादा उत्पादन होता है? बिहार में। अनानास सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है? उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। केला सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? केला महाराष्ट्र में। वे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर। वेरी इंपॉर्टेंट, केसर सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब कौन सा राज्य है जो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? यह है जम्मू और कश्मीर। दालचीनी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन, कौन सा देश राज्य करता है? यह है केरल। सौंफ कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? पंजाब। अजवाइन कौन सा राज्य उत्पादन करता है? बिहार। तो बिहार, एक तो अजवाइन आ गया और सेकंड आ गया आपका लीची। आगे फार्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? फार्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है बेकेलाइट। क्या? बेकेलाइट। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य है असम। भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कि कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कहाँ पर है? यह है कर्नाटक। लकड़ी पर नक्काशी करने की कला काफी लोकप्रिय है, कहाँ की? सहारनपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तने से। पादप रेशे हैं। पादप रेशे कैसे हैं? जूट एवं कपास ये पादप रेशे हैं। संतरा प्रसिद्ध है। संतरा कहाँ, किस शहर का प्रसिद्ध है? नागपुर का। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है तो किस किस को किससे सुमेलित करना है? बाजरा सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? राजस्थान में। मक्का का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। कॉफी का उत्पादन यानी कहवा का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? कर्नाटक। गेहूं का उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक एक बार इसको मेंशन कर लेंगे जरूर। और प्लीज़ अगर आपको ज़रा सी भी मेहनत, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी एक आध नंबर की भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की यूपी टेट, सी टेट और एस टेट की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यह है नकदी फसल, यानी काली मृदा। कपास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मृदा में उगाई जाती है। किस ऋतु में उगाई जाती है? खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। सबसे कैसी फसल है कि ये नकदी फसल है?
तो इस टाइप में ये आपके क्वेश्चन बन गए, 3-4 क्वेश्चन बन गए। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिलिका और ब्रिंजक। सिलिका और ब्रिंजक, सिलिका और ब्रिंजक जो है ये साधारण कांच का प्रयोग यानी कि प्रयुक्त बनाने में, निर्माण करने में इनका प्रयोग किया जाता है, सिलिका और ब्रिंजक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका, ब्रिंजक पदार्थ एवं कैल्शियम ऑक्साइड ये भी है इसमें, जो कि साधारण कांच बनाने में इनका अधिकतर योगदान होता है। यानी कि सिलिका, ब्रिंजक एवं पदार्थ कैल्शियम के ऑक्साइड जो होते हैं ये इनके काम में आते हैं। एन, पी और के का अर्थ क्या है? एन से बना क्या? नाइट्रोजन। पी से बना फास्फोरस। के से बना पोटेशियम। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है? यह है प्राथमिक क्रिया है। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? ये प्राथमिक क्रिया है। मिट्टी को जोतना आवश्यक है क्योंकि मिट्टी को जोतना आवश्यक इसलिए है कि इसमें मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसको जोतना कृषि को यानी कि भूमि को आवश्यक होता है। बीजों के बीज जो बीज होते हैं, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त, मतलब क्यों उनको मतलब एक उचित दूरी बनाई जाती है बीजों की? वो इसलिए बनाई जाती है कि पर्याप्त तो प्रकाश मिले, उनके लिए मिलता रहे, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उनकी प्राप्ति होती रहे, उचित मात्रा में पानी भी उचित मात्रा में लगाएगा तो उनका उत्पादन भी अच्छा तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद किस प्रकार तैयार की जाती है? हरी खाद जो तैयार की जाती है, जैसे कि मतलब हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो मूंग के द्वारा, उड़द के द्वारा, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं इनके द्वारा हम हरी खाद को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसके द्वारा? तो शैवाल के द्वारा। जो शैवाल होते हैं इनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका है नाइट्रोजन की सिंचाई का ड्रिप यंत्र, और ड्रिप यंत्र सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर यूज होता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ये एक खरपतवार नाशक है, 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की चांगपा जनजाति, पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि चांगपा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये लद्दाख में पाई जाती है। और ये किस प्रकार की कृषि करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगपा जनजाति किस प्रकार की खेती करती है? ये है चलवासी पशुचारण खेती, यानी कि चलवासी पशुचारण की खेती ये करते हैं लोग। कौन? चांगपा जनजाति के जो जनजाति होती है ये लद्दाख में पाई जाती है, और चलवासी पशुचारण की खेती ये इस प्रकार की करते हैं। टसर, मूंगा, एरी और कोसा। टसर, मूंगा, एरी और कोसा ये क्या है? ये रेशम की किस्में हैं। टसर, मूंगा, एरी, कोसा ये किस प्रकार क्या है? ये एक रेशम की किस्में हैं। रेशम होता है, कैसा होता है रेशम? एक प्रकार का क्या है रेशम? प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? एक प्रकार का प्रोटीन है रेशा, यानी कि रेशम क्या है? रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। भारत में मधुमक्खियों का पालन का सही समय क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों के पालन का भारत के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के समय में मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा समय माना जाता है। ज्वार और बाजरा कैसे स्थानों पर उगते हैं? जहाँ पर कि शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक यानी कि बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है, जैसे कि राजस्थान। सुनहरा रेशा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। किसको? पटसन को। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पादप रेशे हैं।
पादप रेशे कौन कौन से होते हैं? जो पादप से प्राप्त होते हैं, जो एन की वो रेशे के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे जूट, नंबर 2 पे कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुनहरा रेशा, हाँ, पादप, पादप रेशा भी हो गया अपना। तो आगे चलते हैं। भेड़ों से ऊन गर्मियों में उतारी जाती है, क्यों? क्योंकि ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। वो इसलिए कही जाती हैं क्योंकि भेड़ें जो होती हैं वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की सबसे ऊपरी ऊपर की परत काली होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, भूमि की ऊपरी परत जो काली होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूम्स और खनिज पाए जाते हैं। इसमें ह्यूम्स और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए भूमि की ऊपरी सतह जो होती है वो काली होती है। कपासी मृदा क्या है? काली मिट्टी को ही हम कपासी मृदा कहते हैं। लद्दाख में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लद्दाख के अंदर मरुस्थली है, यानी कि पत्थर पाए जाते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम ऊन कहते हैं? यानी किस प्रकार को कृत्रिम ऊन कहते हैं? एक्रिलिक, एक्रिलिक को हम कृत्रिम ऊन कहते हैं। पश्मीना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आने आया है इस समय। पश्मीना क्या है? यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। पश्मीना, पश्मीना और अंगोरा, पश्मीना और अंगोरा क्या है? ये ऊन की एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की ऊन की किस्में हैं। पश्मीना शॉल जो कि तुम्हारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, पश्मीना शॉल, अंगोरा, ये ऊन की किस क्या है? ऊन की एक प्रकार की किस्में हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? ज्वार की खेती के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक जो है ये अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है? संतरा नागपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को पूरी देखना, इसमें लास्ट में काफ़ी हम क्वेश्चन भी लगाएंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है? संतरा है नागपुर का। मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का घर, कई बार क्वेश्चन आया है केरल के लिए। केसर की खेती कहाँ होती है? अभी पीछे क्वेश्चन करा था हमने, जम्मू और कश्मीर में। पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बंगाल है इसका सिलीगुड़ी का जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर अनानास के लिए प्रसिद्ध है। अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बिहार में। ये मतलब इसमें ये दिमाग में नहीं आना चाहिए केरल। अजवाइन, अजवाइन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? ये उगाई जाती है बिहार के अंदर। अजवाइन कहाँ उगाई जाती है? बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है कहाँ उगाई जाती है? महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है वो उगाई जाती है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? जो कार्यकीय रूप से होती है यह मिट्टी, इस मिट्टी में क्या मिलता है? इस मिट्टी में लवण सांद्रता का अधिक होना ये पाया जाता है। जो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी जो होती है इस मिट्टी में लवण सांद्रता का अधिक होना ये पाया जाता है। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? हरी खाद यानी कि लेग्यूमिन्स, पौधे की हरी घास, हरी फसल उगाना, ये क्या है? इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत करो सब सफल होगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। पेशेंस, मेहनत, डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने का, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाली बात कि प्रभावित करने वाला वो कौन सा तत्व है? तो ये है वृष्टि।
ओलावृष्टि भी हो सकती है ना, कुछ भी, यानी कि वृष्टि ये बहुत भी प्रभावित करने वाला ये तत्व है। कौन सा तत्व है? वृष्टि। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सल्वीकल्चर संबंधित है किससे? वन एवं अन्य उत्पादन से। कल्चर, जो सल्वी कल्चर है वो किससे संबंधित है? वन एवं अन्य उत्पादन से संबंधित है। झूम खेती, वेरी इंपॉर्टेंट। झूम खेती कहाँ होती है दोस्तों? झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती मेघालय में होती है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उधर हमारी झूम खेती की जाती है। झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है क्या? गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। बिहार राज्य में लीची का उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा जिला है जो सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे अग्रणी जिला में वहाँ पे बिहार का एक राज्य है, और बिहार राज्य में कौन सा वो जिला है जो अग्रणी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लीची को का उत्पादन होता है? वो है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, रबी की फसल है चना। चना है, गेहूं है, रबी की फसल ही तो है ये। नेक्स्ट आगे, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण क्या नहीं है? कंपोस्ट। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसकी खेत की मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर। आया हुआ क्वेश्चन है ये, CTET के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सेम यही चीज आई हुई है, यही भाषा, यही लैंग्वेज है उसकी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कौन सा सबसे अच्छा अवधि, अच्छा समय कौन सा है मधुमक्खी पालन करने के लिए? जो बिहार के होते हैं उनके लिए अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का महीना जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो मधु यानी कि मधुकर यानी कि शहद को इकट्ठा करने के लिए, और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं अंडे देने का समय, ये सबसे अच्छा होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का समय। इसमें फूल जो कि हमारी सरसों के फूल अच्छी तरीके से, और भी मौसम अच्छा होता है, बसंत का मौसम आने स्टार्ट हो जाता है तो, और उस स्टार्टिंग होती है, और फूल जो मधुमक्खियाँ होती हैं अंडे भी देने का इनका वो समय है। आगे, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन कर के शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं, और मधुमक्खी पालन शुरू करने इसका सबसे अच्छा वही यही वाली बात है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का। ये चीज़ देखो, क्वेश्चन को कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से घुमाया जाता है, ये आप खुद स्वयं देख सकते हैं दोस्तों। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से यही है कि फसल कैसे हो जाएगी, जो वहाँ की मृदा बंजर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अपना ये चैप्टर जो आज 6 फिनिश होता है। कैसी लगी क्लास? तो प्लीज़, यूट्यूब तो बहुत यूट्यूबर हैं भाई, बहुत और हैं जो बहुत ब्रांडेड हैं, पर अपना तो छोटा सा एक प्रयास है, और इसको प्लीज़ छोटे से प्रयास से ही अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना। इसमें आपका तो कुछ आता नहीं है, और ये सही है, हमारे लिए आपका एक मोटिवेशन बन जाता है कि चलो कुछ तो लाइक मिले। एक छोटा सा प्रयास चल रहा है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।